हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में ईवीएस के चैप्टर में पूछे जाने वाले कुछ एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छे फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस में एनसीईआरटी के जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो पर्यावरण अध्ययन में जो एक चैप्टर है जिसका नाम है आवास, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्टिंग करेंगे कि आवास क्या है, आवास कहते किस चीज़ को है और आवासों में किन किन चीज़ों के क्या क्या आवास होते हैं। तो जीव जंतु जो हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, यानी कि जो हमारे वातावरण में, जो हमारे पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो सभी अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं। कुछ पेड़ों पर, कुछ पानी में, तो कुछ जमीन के नीचे, तो कोई आकाश में उड़ता है। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, कोई पेड़ों पर रहते हैं, कोई पानी में अंदर रहते हैं, कोई घरों में निवास करते हैं। तो सभी जीव जंतुओं का, जितने भी जीव जंतु होते हैं जो हमारे वातावरण में निवास करते हैं, वो सभी लोग अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं। कुछ जीव जंतु घरों में भी रहते हैं, यानी जैसे ये पक्षी हैं, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। जैसे मछलियाँ हैं, मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं। मनुष्य हैं, और जैसे कुछ जीव जंतु भी हैं, जैसे कुत्ता वगैरह है, गाय है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरों में भी निवास करते हैं। तो इसके बाद में हम अगले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु, यानी कि उन जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे जो जीव जंतु पानी में रहते हैं। जैसे कि मछली है, मगरमच्छ है, मेंढक है। तो ये वो जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर निवास करते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। जैसे कि मछली है, मछली भी पानी के अंदर रहती है। मगरमच्छ है और मेंढक है, ये सभी चीज़ें रहती हैं पानी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं पत्तियों पर रहने वाले जीव जंतु, यानी कि कुछ जीव जंतु हमारे वातावरण में इस प्रकार के पाए जाते हैं जो कि पत्तियों पर निवास करते हैं। पत्तियों पर कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं, जैसे कि ये कैटरपिलर है, कीट है, टिड्डा है। तो ये सभी चीज़ें पत्तियों पर निवास करते हैं। यानी कि वातावरण में जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो उन सभी के जो आवास होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और सभी अपनी अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि ज़मीन के नीचे रहने वाले जंतु, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वे कौन कौन से जंतु हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो वो है चींटी है, खरगोश है, कछुआ है। यानी कि ये जो चींटी है, खरगोश है, कछुआ है, ये सभी चीज़ें किस में रहती हैं, अलग अलग जगहों पर, यानी कि ज़मीन के नीचे। अगर क्वेश्चन में आता है खरगोश कहाँ रहता है, यानी कि ये ज़मीन में रहना पसंद करता है। चींटी है, वो ज़मीन के अंदर बिल बना के रहती है। कछुआ है, वो जलचर और उभयचर दोनों में आता है। उसके बाद बात करते हैं ज़मीन के चारों ओर रहने वाले जंतु, यानी कि वो कौन से जंतु होते हैं जो ज़मीन पर चारों ओर रहते हैं, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। तो जैसे कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये वही जीव जंतु होते हैं जो ज़मीन के चारों ओर निवास करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं शाखाओं पर रहने वाले जंतु, यानी कि वो कौन से जीव जंतु होते हैं जो शाखाओं पर निवास करते हैं, यानी पेड़ों की डालियों पर निवास करते हैं। तो जैसे तोता है, कौवा है, बंदर है, यानी कि ये पैरट है, जैसे कि ये मंकी है। तो ये सभी चीज़ें किस पर निवास करती हैं, शाखाओं पर निवास करती हैं। पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं उनके ऊपर निवास करते हैं। ईवीएस में जो फैक्ट्स आते हैं, वो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, सारे फैक्ट उन्हीं से आते हैं। तो ये जितने भी फैक्ट लिए गए हैं, ये उन किताबों से लिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी में, यानी कि जो हमारे 1 to 5 और 6 to 8 में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स चलती हैं, उनसे सभी फैक्ट्स लिए गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं चीज़ें जिनका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और उन्हें हम किन किन चीज़ों में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंबाकू के बारे में, यानी कि जो तंबाकू है उसका यूज़ हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो एक तो तंबाकू का यूज़ ड्रग्स में होता है, यानी कि तंबाकू खाना सेहत के लिए जैसे हानिकारक होता है, उसी प्रकार से जो तंबाकू है उसका यूज़ हम ड्रग्स में करते हैं। दूसरा होता है तंबाकू का धार्मिक उद्देश्यों में भी प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि पूजा पाठ में भी जो सुपारी होती है उन्हीं से तंबाकू वगैरह बनाई जाती है रिसाइकिल करके, तो उसी में धार्मिक उद्देश्य में भी तंबाकू का यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर पान के बारे में, यानी कि जो पान होता है उसका हम किन किन चीज़ों में किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो पान को हम धार्मिक प्रयोजन के लिए और खाने के लिए सभी चीज़ों के लिए यूज़ में करते हैं। यानी कि जो पान होता है उसे हम पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं, उसे हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर पान के बारे में क्वेश्चन आता है कि पान को हम किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं धार्मिक प्रयोजन के लिए और खाने के यूज़ के लिए। उसके बाद बात करते हैं चंदन के बारे में, यानी कि जो चंदन होता है ये एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है कि जो चंदन होता है
वो किन किन चीज़ों में यूज़ में लाया जाता है। तो इसका तेल व इत्र दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि चंदन का तेल भी बनाया जाता है और चंदन से इत्र भी बनाया जाता है। इत्र मीन्स परफ्यूम भी बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पत्तियां व अनाज, यानी कि जो पत्तियां और अनाज ये दोनों चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो पत्तियों का यूज़ हम कई बार भोजन के पेय पदार्थों में भी करते हैं, जैसे कि चाय पत्ती है। कई बार जो पत्तियां होती हैं उनका यूज़ हम पेय पदार्थ यानी पीने वाली चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, और अनाज का यूज़ भी इन्हीं सभी चीज़ों में करते हैं, यानी कि खाने के लिए भी करते हैं और पीने के लिए भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाउसेस, यानी कि जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो घर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, यानी कि वातावरण में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के घरों की तरीके एक नहीं होते। कई थोड़ी बहुत दूर चलने के बाद में जो जलवायु परिवर्तन हो जाता है, उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो घरों का आकार होता है, घरों के बनने का तरीका होता है, वो भी उन सभी के आधार पर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम के बारे में, यानी कि जो असम है वहाँ के वातावरण को देखते हुए वहां पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो जो असम है वहां पर भारी वर्षा होती है, तो असम में भारी वर्षा के कारण लकड़ी के घर बने होते हैं, जहां पर भारी वर्षा के कारण जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर घर बनाए जाते हैं। एग्जाम में कई बार सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, 10 से 12 फुट ऊंचे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, भारी वर्षा के कारण लकड़ी के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि असम में किस प्रकार के घर बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि ये लकड़ियां हैं, इनको ये भारी वर्षा यानी यहाँ पर जो जल भर जाता है, इन सभी जगहों पर जल भरने के कारण पहले 10 से 12 फुट ऊपर की लकड़ियां लगाई जाती हैं और उनके ऊपर जो ये घर है इनका निर्माण किया जाता है, यानी कि इन घरों को लकड़ी से बनाया जाता है। जैसे कि ये घर का निर्माण है, इनमें ये पहले ये खंभे लगाए जाते हैं, यानी कि ये 10 से 12 फुट ऊपर लगाए जाते हैं, उसके बाद में सीढ़ियां लगा के उसके ऊपर 10 से 12 फुट ऊपर उनके घर का बनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, यानी कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान में किस प्रकार के वहाँ की जलवायु, वहाँ के वातावरण, वहाँ के मौसम को देखते हुए राजस्थान में घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण, गर्मी से बचने के कारण यहाँ के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। घर की छत लकड़ी और कटीली झाड़ियों की बनी होती है, यानी कि राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ के लोग वहाँ के घर जो ये बने हुए हैं मिट्टी के घर बनाते हैं, और उनके ऊपर जो उनकी छतें होती हैं वो गर्मी से बचने के कारण लकड़ियों की छतें बनाई जाती हैं, यानी कि ये छतें जो उनकी छतों का निर्माण होता है वो लकड़ियों और कटीली झाड़ियों का होता है। जो ये मिट्टी के घर बनाए जाते हैं इनकी परत बहुत मोटी मोटी कर दी जाती है, ताकि उसमें जो ऊष्मा है अंदर मान लो ठंडक रहती है और बाहर जो गर्मी होती है वो हीट अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। इस कारण मिट्टी बहुत जल्दी गर्म भी नहीं हो पाती है, इस कारण वहाँ के लोग मिट्टी के घर बनाना पसंद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं शिकारा, ये भी एक प्रकार की नाव भी है और इसे कई लोग मतलब जो ये है घर के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पर्यटक जाते हैं और कई बार जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो लोग भी इसको घर के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो जो ये नाव है एक प्रकार से शिकारा, इसका यूज़ जो किया जाता है वो घर बनाने के यूज़ में भी किया जाता है। जो शिकारा नाव है इसका प्रयोग डल झील में किया जाता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में डल झील है उसमें इस नाव का यूज़ सबसे ज़्यादा देखने को लिए मिलता है। तो जैसे अगर क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर में कौन सी नाव का प्रयोग घर के रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है शिकारा नाव का। या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि शिकारा नाव का यूज़ हम किन चीज़ों में करते हैं, तो घर के रूप में करते हैं। किस जगह पर पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और उसके बाद में जैसे ये चीज़ है ये कौन सी जगह यानी कि किस चीज़ में यूज़ होती है, तो ये डल झील में यूज़ होती है, यानी कि जो डल झील है उसमें शिकारा नाव को रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बर्फ के घर, यानी कि जो बर्फ के घर होते हैं उसको पहले फैक्ट में ये आता है, बर्फ के घर को कहते क्या है, बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू। यानी कि जो इग्लू होता है जो कि लद्दाख में बने होते हैं, यानी लद्दाख में कई बार जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उन जगहों पर ये इस प्रकार के घर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो इग्लू होते हैं ये पूरी तरह से ये बर्फ के बने हुए होते हैं, ताकि इनकी गर्मी जो है वो बाहर ना निकल पाए, इस कारण ये घर बनाए जाते हैं। इन घरों की टाइमिंग भी होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये घर बने रहते हैं, तो वहाँ के लोग इन इग्लू में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
हाथी के बारे में, यानी कि जो एनसीईआरटी में हाथी के बारे में एक स्पेशल फैक्ट दिया गया है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से, यानी कि 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा सकता है। यानी कि जो ये एक हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है, 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है, इससे ज़्यादा खा सकता है, कम नहीं। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, जो कि हाथी होते हैं उन्हें ज़्यादा आराम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके कान पंखे की तरह होते हैं, जैसे ये बने हुए हैं, इनके कान बड़े बड़े पंखे की तरह होते हैं, जो कि कई बार इन्हें हिलाकर ये गर्मी भी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद है एक हाथी को झुंड में मादा और बच्चे होते हैं, यानी कि जो हाथी होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, वो अपने झुंड में मात्र 10 से 15 साल तक ही रहते हैं। जब एक हाथी जो नर हाथी होता है, जब वो 10 से 15 वर्ष का हो जाता है तो वो झुंड को पूरी तरीके से छोड़ देता है। झुंड में केवल मादा और बच्चे रहते हैं, यानी कि वो बच्चे जो 10 से 15 ईयर्स के नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ये है, बच्चे होते हैं सबसे बूढ़ी मादा, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है वो झुंड की नेता होती है। नर हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है और उसके बाद झुंड को छोड़ देता है। यानी कि जब एक हाथी 14 से 15 साल का हो जाता है तो वो अपने बच्चों और मादा को उसी झुंड में छोड़ देता है और खुद झुंड को छोड़ के अलग निवास करने लगता है। और झुंड की जो नेता होती है, वो जो सबसे बूढ़ी मादा होती है, उसे झुंड की नेता बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं चींटी के बारे में, यानी कि ये हमारी चींटियां हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मधुमक्खी की तरह एक साथ रहती हैं। जो चींटियां होती हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया होती हैं, ये सभी चीज़ें भी एक प्रकार से झुंड में रहना पसंद करती हैं। उसी प्रकार से ये चींटियां भी एक साथ रहती हैं। रानी चींटी अंडे देती है और सोल्जर चींटी जो होती है, सोल्जर चींटी होती है, और जहाँ पे अंडे देने की जगह होती है वो देखभाल करती है। दीमक, यानी कि जो दीमक होती है, और ततैया भी इसी की तरह से झुंड में रहते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं। दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह एक ही तरीके से रहते हैं। चींटियों में एक स्पेशल फैक्ट पाया जाता है कि जो चींटियां होती हैं वो एक इस प्रकार का पेय पदार्थ छोड़ती हैं, यानी कि इस प्रकार की सुगंध छोड़ती हैं कि सारी चींटियां उसी को फॉलो करती हुई एक ही लाइनिंग में रहना पसंद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट में बात करते हैं गिलहरी के बारे में। यानी कि जो गिलहरी होती है, इसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। यानी कि जो गिलहरी होती है, इसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। इसके दांत ज़्यादा लंबे ना हो, यानी कि ज़्यादा बढ़ ना पाए, इस वजह से इसे कुछ ना कुछ कुतरना पड़ता है। यानी कि जो गिलहरी होती है, उसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसी कारण उसके दांत अत्यधिक लंबे ना हो जाएं, इसी कारण ये कुछ ना कुछ चीज़ें कुतरती रहती है। जैसे ये अभी यहाँ पे मूंगफली को कुतर रही है, इसी प्रकार से जो गिलहरी होती है वो कोई ना कोई चीज़ें कुतरती रहती है ताकि उसके दांतों की लंबाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अगर वो, चूँकि कुतरने से चीज़ों से उसके दांत घिस जाते हैं और घिसने के कारण वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाघ के बारे में। जो बाघ होता है उसके बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या फैक्ट दिए गए हैं। तो जो बाघ होता है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। यानी कि जो बाघ होता है उसकी जो देखने की क्षमता होती है हमसे 6 गुना ज़्यादा होती है। बाघ की जो मूंछें होती हैं वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जो कि ये चीज़ों का भी पता लगा लेती है कि कब जैसे पत्तियों में कोई शिकारी छुपा है या कोई जानवर छुपा है, तो उससे उसकी मूंछों के द्वारा ये चीज़ भी पता चल जाती है कि जो चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई हैं वो मतलब शिकारी है या फिर उसका शिकार करने के लिए कोई भी मतलब जीव जंतु छुपा हुआ है, उसकी मूंछों के द्वारा पता चल जाता है। प्रत्येक बाघ का जो होता है वो एक अपना क्षेत्र होता है। यानी जो प्रत्येक बाघ होता है उसका अपना क्षेत्र होता है, जिसे भी अपने मूत्र से वो चिन्हित करता है। यानी कि वो जिस जिस जगह पे, उन बाघों का एक नियम होता है, जिस जिस जगह पे उनका एरिया होता है उन सभी एरिया को वो अपने मूत्र के द्वारा चिन्हित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट में बात करते हैं सांप के बारे में। यानी कि जो सांप होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बीन बजाने पर सांप डांस करते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है। यानी कि जो सांप होते हैं वो बीन बजाने पर नाचते हैं। इनके 2 दांत होते हैं जिनमें, जो कि बहुत खोखले होते हैं, जिनमें जहर भरा होता है, और जब सांप काट लेते हैं तो उन्हीं दांतों के द्वारा, जो 2 खोखले दांत होते हैं उन्हीं के द्वारा जो जहर होता है उसे मनुष्य के या जिसे भी वो काटते हैं उसके शरीर में छोड़ देते हैं। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। यानी कि हांगकांग एक ऐसी जगह है जहाँ पर सांपों को खाया जाता है। सांप के जहर की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं जो कि सांप के जहर को ही मारने के काम आती है। यानी कि जो सांप, अगर किसी को सांप ने काट लिया है
तो उसको जब काटने के बाद में जब उसे दवाई को उपचार के लिए दवाई की आवश्यकता पड़ती है, तो जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती हैं ताकि रोगी का उपचार हो सके। तो जो सांप के जहर को मारने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं सांप के ही जहर के द्वारा। अब कुछ मुख्य एनसीईआरटी फैक्ट्स के बारे में, स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है हमारे परिवार के बारे में कौन कौन सी लाइनें एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई हैं। तो हमारे परिवार के बारे में बात करते हैं। हमारा परिवार ही हमारा पहला विद्यालय होता है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं वो हमारा फर्स्ट विद्यालय कहलाता है, क्योंकि परिवार ही हमें सिखाता है कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है और इसके क्या रीति रिवाज है। यानी कि जो हमारी फैमिली होती है वही हमें बताती है कि जो परिवार है उसमें उसके द्वारा हमें किस प्रकार से हमें समाज में रहना है, किस प्रकार से समाज के नियमों को फॉलो करना है, किस प्रकार से समाज में अन्य लोग रहते हैं उसके अनुसार हमें रहना है। तो जो हमारा पहला विद्यालय होता है वो हमारा परिवार होता है। अच्छा, परिवार भी समाज में कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं परिवार के प्रकार के बारे में। यानी कि जो परिवार के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो परिवार है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो परिवार के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, और नंबर दूसरा है एकल परिवार। यानी कि जो परिवार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संयुक्त परिवार, दूसरा होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होते हैं? तो संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जहां पर दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, अनमैरिड बुआ, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यानी कि जो घर में जितने भी मेंबर होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, बच्चे उनके, मम्मी पापा, ये सभी लोग जब एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं तो उनको बोला जाता है संयुक्त परिवार। और उसके बाद बात करते हैं एकल परिवार। एकल परिवार क्या होते हैं? जैसे कि किसी के बेटे की शादी हो गई, वो अपनी फैमिली को लेकर अलग रहने लगा, और जैसे माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जब एक ही छत के नीचे रहते हैं या कहीं अलग जाके अपना घर बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है एकल परिवार। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। चूहों की जो दृष्टि होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, किंतु सुनने की क्षमता तेज होती है। यानी कि जो चूहे होते हैं उनकी देखने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है, लेकिन जो सूंघने की और सुनने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। चींटियाँ भी गंध के द्वारा एक पंक्ति में रहती हैं। यानी चींटियां जब चलती हैं तो एक प्रकार का ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं कि उनकी गंध के कारण, उनकी गंध को फॉलो करते हुए जो अन्य चींटियां होती हैं वो उनके साथ एक ही पंक्ति में रहती हैं। हांगकांग में सांप खाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है किस जगह पर सांप की बनी डिश खाई जाती है तो वो खाई जाती है हांगकांग में। उसके बाद है टेपियोका। टेपियोका का जो सेवन है वो कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है केरल में। अगर क्वेश्चन आता है टेपियोका कहाँ पर खाया जाता है तो वो खाया जाता है केरल में। उसके बाद है लिंगहू फैन। ये क्या है? लिंगहू फैन जो है वो एक सांप से बना हुआ व्यंजन है। यानी कि सांप की जो सब्जी है या वहाँ पर जो भी बनता हो, सांप की चटनी सब्जी जो भी बनती हो, वो एक प्रकार का सांप का बना हुआ व्यंजन है। मोर की एक शिखा होती है। यानी कि जो मोर होती है उसकी एक शिखा होती है, यानी कि उसके सिर पर एक कलगी लगी होती है। उसके बाद है गोवा में मछली को नारियल के तेल में बनाया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो मछली है उसको गोवा में किस चीज़ में बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है नारियल के तेल में। उसके बाद बात करते हैं तोते के जो पंख होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, ये तो सभी को पता होता है। और जो चोंच होती है तोते की वो लाल रंग की होती है। ये अमरूद और हरी मिर्च खाता है। जो तोता है वो अमरूद खाना ज़्यादा पसंद करता है और हरी मिर्च खाना ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद अगला फैक्ट है कोयल कूकू की ध्वनि। कोयल को जो कूकू की ध्वनि है वो बहुत अच्छी लगती है, इसी कारण वह कूकू की ध्वनि निकालती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है और इसे वातावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। यानी कि जो गिद्ध होता है, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको खाता है, और जो गिद्ध होता है उसी को वातावरण का सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जब जानवरों को खा लेता है तो वातावरण को स्वच्छ करता है, इसी कारण उसे वातावरण का सफाई कर्ता कहा जाता है। मैना एक झटके में, यानी कि जो मैना होती है
वो एक झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये क्वेश्चन कई बार बहुत कंफ्यूज कर देता है सीटेट के पेपर में कि कौन सा पक्षी एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करता है और कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन को पूरी तरीके से घुमा लेता है। तो मैना जो है वो अपनी गर्दन को एक झटके में आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को 260 डिग्री तक घुमा सकता है। 260 डिग्री या इसके प्लस ही घुमा सकता है, 360 डिग्री तक नहीं घुमा सकता है पूरी तरीके से, नहीं तो वो मर जाएगा। अगली बात करते हैं अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने, यानी कि जो लुई ब्रेल हैं उन्होंने अंधे व्यक्तियों को पढ़ने लिखने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया था। वो जो लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, उसका नाम है ब्रेल लिपि। यानी कि कई बार क्वेश्चन सीटेट में आता है जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार किसने किया है, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया है, यानी कि जो इसमें दिए गए हैं लुई ब्रेल ने किया है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि किन के लिए होती है, तो ब्रेल लिपि जो है वो अंधे व्यक्तियों को पढ़ने लिखने के लिए होती है, यानी कि जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं उन पर हाथ घुमाकर ही अंधे व्यक्ति उसे पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है। ये तो फैक्ट सभी को पता होगा, जो बिल्ली होती है उसके बच्चों को किटन कहा जाता है। भारत में जिस जानवर की संख्या सबसे कम होती जा रही है वो कौन सा जानवर है, तो जो भारत में सबसे कम संख्या जिन जानवरों की होती जा रही है उसका नाम है टाइगर, यानी टाइगर की संख्या भारत में सबसे कम होती जा रही है। एक एनसीईआरटी में फैक्ट आता है जो जानवर जो हैं विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, यानी कि जो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, उन जानवरों के बारे में जो उनका विवरण मिलता है वो कौन सी बुक में मिलता है। जो विलुप्त जानवर हैं, जो विलुप्त प्रजाति हो जाती है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो विलुप्त प्रजाति होती है उनके बारे में जो उनका वर्णन मिलता है वो मिलता है रेड डाटा बुक में। यानी कि जो जाति विलुप्त होती जाती है उसके बारे में जो वर्णन किया जाता है वो किया जाता है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है, तो रेड डाटा बुक को जारी करता है IUCN। उसके बाद बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि जो एक आरटी एक्ट बनाया गया है उसके अनुसार उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जितने भी हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद बात करते हैं मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, यानी कि जो माँ की बड़ी बहन होती है उसको वलियम्मा बोला जाता है। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा तथा नानी को अम्मुम्मा बोला जाता है। नानी को बोला जाता है अम्मुम्मा। उसके बाद में बात करते हैं जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी है वो एक वेट लिफ्टर है। एनसीईआरटी में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो बताया गया है, तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो एक वेट लिफ्टर है, यानी कि जिन्हें भारोत्तोलक बोला जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, यानी कि जिन्हें जो आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो फूलों की घाटी है उसका राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है उत्तराखंड में। यानी कि जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला जो कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इत्र के लिए कौन सा जिला अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो वो है कन्नौज जिला। कन्नौज जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है इत्र के लिए, यानी कि परफ्यूम्स के लिए। उसके बाद है एक ही एनसीईआरटी में फैक्ट दिया गया है सोहना गांव कहाँ पर स्थित है, तो सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है बरगद के पेड़ पर लटकी हुई शाखाएं वास्तव में उसकी जड़ें होती हैं। यानी कि जब एक बरगद का पेड़ बना होता है तो उसमें कई जगह पर यहाँ पर इस प्रकार से जो शाखाएं लटकी हुई होती हैं वो क्या चीज़ होती है, वो एक प्रकार से उसकी जड़ें होती हैं। डिजर्ट ऑक, यानी कि जो डेजर्ट ओक है वो एक पेड़ है जो कि पानी को एकत्रित कर लेता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो डेजर्ट ओक है, ये एक वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद में एक वृक्ष और है खेजड़ी वृक्ष जो कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के खेजड़ी गांव में। यानी कि एक क्वेश्चन और आता है, यानी कि जो खेजड़ी का पेड़ है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है राजस्थान के खेजड़ी गांव में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसे हम 5 जून को मनाते हैं। बिहू असम का लोक नृत्य है, यानी कि जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है।
उसके बाद बात करते हैं हॉप स्कॉच एक खेल है, यानी कि जो हॉप स्कॉच है वो एक प्रकार का खेल है। हॉप स्कॉच खेल में यानी कि एक प्रकार से ये सांप सीढ़ी टाइप बना लिया जाता है, इसके ऊपर कूद कूद के बच्चे यानी कहीं गलत कहीं सही निकल के यहाँ पे एक प्रकार के चित्र बने होते हैं। तो जो हॉप स्कॉच है वो एक प्रकार का खेल है जिसे कि खेला जाता है। उसके बाद बात करते हैं मछलियां विद्युत संकेतों के द्वारा अलार्म कॉल करती हैं, यानी कि जो मछलियां होती हैं वो आपस में बात करने के लिए या आपस में किसी भी चीज का संकेत देने के लिए एक दूसरे को अपने विद्युत संकेतों के द्वारा अलार्म कॉल करती हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाजें भी निकालती है, यानी कि जो डॉल्फिन मछली है वे एक दूसरे को अलग अलग प्रकार के संदेश देने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालती है, अलग अलग प्रकार के संदेश देती है। उसके बाद बात करते हैं हाथी को उनके दांत के लिए, यानी कि जो हाथी है इसको इसके जो दांत होते हैं ये बहुत कीमती होते हैं, इस कारण हाथी को उसके दांत के लिए, मगरमच्छ सांप को उसकी खाल के लिए, यानी कि जो ये मगरमच्छ हैं जो ये सांप हैं इनकी खाल बहुत मजबूत होती है तो इनको इनकी खाल के लिए, और गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। यानी कि जो ये सब चीज़ें होती हैं इनकी जो खासियत होती है, तो हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को उसकी सींग के लिए और मगरमच्छ तथा सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो गोलकुंडा है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो गोलकुंडा है वो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम 2007, जो कि लोगों के वन में जिस जगह पर रह रहे हैं, यानी कि जो वन अधिकार अधिनियम 2007 है वो किस लिए बनाया गया था, तो वो इसलिए बनाया गया था लोगों की सुरक्षा के लिए। जो लोग किसी भी वन में एक जगह पर 25 वर्षों से रह रहे हैं, वहाँ पर खेती कर रहे हैं, वहीं पर निवास कर रहे हैं, उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, तो वो जितने भी एरिया में रह रहे हैं उन सभी चीज़ों पर उनका अधिकार है और उसे कोई भी नहीं हटा सकता है। ये किस अधिनियम के तहत है, तो ये है अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2007 के तहत है कि जिन जगहों पर 25 वर्षों से वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उगाई जाने वाली फसल, वहाँ की ज़मीन उन्हीं का अधिकार होगा, अन्य किसी के भी द्वारा उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं मिजोरम है वो उत्तर पूर्वी इलाके में, मिजोरम के जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसमें झूम की खेती होती है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया है, यानी कि कौन सी उन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था कि एक प्रकार से किस प्रकार की मटर, कहीं अगर उन्हें दो प्रकार की मटरों को एक साथ इकट्ठा करके उन्होंने ज़मीन में गाड़ने से उसके बाद में उनकी प्रजाति किस प्रकार की उत्पन्न होती है, इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। उसके बाद बात करते हैं पूरन पोली। पूरन पोली क्या होती है, ये गुड़ और चने की बनी हुई मीठी रोटियों को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं पैसे उधार देने वाले एजेंट को क्या कहा जाता है, तो पैसे उधार देने वाले एजेंट को मुकादम कहा जाता है, यानी कि पैसे उधार देने वाले एजेंट को मुकादम कहा जाता है। तो ये थे आपके ईवीएस में पूछे जाने वाले, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाने वाले कुछ एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट। इससे बाहर एनसीईआरटी में कोई भी फैक्ट नहीं आएगा। तो आप सभी लोग ये जो इसकी मैराथन है पर्यावरण की, जो महा मैराथन क्लास है, इसको देखिए और अपनी जितनी भी तैयारी है उन सभी को रिवीजन कीजिए। इसके बाद इसके लिए सिर्फ इसके PYQ लगा लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे और बस उतने ही काफ़ी रहेंगे। इसके बाद में ईवीएस की जल्दी आपके लिए ईवीएस की जो पेडागॉजी है उसकी मैराथन क्लास लाई जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।